साफ है कि दिल्ली में चुनाव है, इसीलिए हर नेता की जुबान पर देशद्रोह का दाव है। इसे समझने के लिए आपको पिछले 40 दिन में 4 दिग्गज नेताओं के बयानों को देखना पड़ेगा, जिसमें एक बात कॉमन है और वो है किसी ना किसी को देशद्रोही करार दे देना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देशद्रोही कहा, तो बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही बता दिया। बीते 25 दिसंबर को ही कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बताया। ठीक उसी दिन केजरीवाल ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा को देशद्रोही कह दिया। तो इससे पहले 5 दिसंबर को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा। दूसरों को देशद्रोही बताने वाली बयानबाजी सिर्फ 4 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा है, लेकिन आज इसकी शुरुआत की लोकसभा में मौजूदा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। उन्होंने हमेशा की तरह संघ और बीजेपी पर तीखे जुबानी तीर चलाए। मौका कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन का था। दरअसल आज से कांग्रेस हेडक्वार्टर का पता बदल गया। 24 अकबर रोड की जगह अब नया पता है 9A कोटला रोड। लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी ने 2 ऐसी बातें कही जिन पर विवाद शुरू हो गया है और दोनों तरफ से इल्जाम लग रहा है देशद्रोह का। पहली बात, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हवाला देकर राहुल गांधी ने उन्हें देशद्रोही बताया। क्या राहुल गांधी ने भागवत के जिस बयान का हवाला दिया उसमें वाकई संघ प्रमुख ने वो बातें कही जिनका जिक्र पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया? तो आइए आपको दोनों बयानों को सबसे पहले एक बार दिखा भी देते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक संघ प्रमुख ने कहा कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली, ऐसा राहुल गांधी का दावा है, जबकि मोहन भागवत ने असल में कहा कि 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोहन भागवत ने संविधान को अमान्य करार दिया, जबकि संघ प्रमुख ने सच में यह कहा था कि हमें स्वतंत्रता के बाद अपना संविधान मिला लेकिन उसके अनुसार चला नहीं गया। एक और दावा जो राहुल गांधी ने किया वो था कि भागवत के बयान का जब उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने दावा किया कि ये तो देशद्रोह है और किसी और देश में उन्हें जेल में डाल दिया गया होता, जबकि संघ प्रमुख ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसे देशद्रोह कहा जा सके, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हमें संविधान से लिखित रूप में स्वतंत्रता का स्व यानी कि अपना तो मिल गया लेकिन सही मायने में इस पर अमल अब तक नहीं किया गया। तो चलिए अब आपको दोनों के बयान भी शब्दशः सुना देते हैं। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया।
लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। तो संयोग देखिए, मोहन भागवत की राहुल गांधी आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने ट्रीजन यानी कि देशद्रोह किया है, लेकिन इस आलोचना में ही वो कुछ ऐसा कह गए जो अब खुद उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि अब सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि वो देश के तोड़ने के मंसूबे को उजागर कर रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने? ऐसा उन्होंने कहा कि हम अब देश की हर संस्था पर जो कब्जा किया है बीजेपी और आरएसएस, उनसे तो लड़ ही रहे हैं, पर यह लड़ाई वहीं खत्म नहीं होती। हम तो भारत के स्टेट से, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। सुनिए। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब पूरे दिन ये बहस चलती रही कि ये इंडियन स्टेट आखिर है क्या? क्या वो कोई एक सरकार है, कोई व्यक्ति विशेष है, क्या वो प्रधानमंत्री है? क्या जो इंडियन स्टेट जिसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा का नेता विपक्ष उस इंडियन स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या वो राज्य जहां कांग्रेस की खुद की सत्ता है, वो इंडियन स्टेट में शामिल नहीं है? संविधान में इंडियन स्टेट की परिभाषा आखिर है क्या? आइए वो आपको बताते हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही है, उसके मायने क्या है? तो सबसे पहले आपको संविधान के उस पन्ने को पलटना होगा जिसमें इंडियन स्टेट की परिभाषा लिखी। संविधान के अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा है, जिसमें भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 12 में दी हुई है, जिसमें कहा गया है स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट का मतलब है कि गवर्नमेंट को और इंडिया के पार्लियामेंट को इंक्लूड है, एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। सरकार और लेजिस्लेचर जो है, हर स्टेट का लेजिस्लेचर, उसमें महाराष्ट्र भी आ जाएगा, उसमें हिमाचल भी आ जाएगा, उसमें पंजाब भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें स्टेट के डेफिनेशन में आती हैं। और जब भी कोई इंडियन स्टेट की बात करता है तो उसके कहने का अभिप्राय यही होगा कि पूरा भारतवर्ष। इस तरह से भारतीय राज्य का अभिन्न अंग खुद राहुल गांधी भी हैं, क्योंकि वो संसद के निचले सदन लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जहां उनकी पार्टी के 99 सांसद हैं। इतना ही नहीं, इसी इंडियन स्टेट के अटूट अंग हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उनकी पार्टी की सरकारें भी हैं। ऐसे में भले ही राहुल ने इंडियन स्टेट से लड़ने की बात केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए कही हो, लेकिन इसे किसी सूरत में जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। मान लीजिए कि ऐसा बयान कोई अलगाववादी संगठन देता, तब तो अलग मायने ही निकलते। तब ये कहा जाता कि अमुक संगठन देश के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर रहा है, जिसके लिए बकायदा भारतीय न्याय संहिता में सजा का प्रावधान भी है। बीएनएस की धारा 147 और 150 तक भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इन धाराओं के तहत दोषियों को कम से कम 10 साल की जेल से लेकर उम्र कैद, मौत की सजा और जुर्माने के प्रावधान है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी का बयान राजनीतिक है, ऐसे में मुमकिन है कि उन्होंने कैची वर्ड के इस्तेमाल के चक्कर में इंडियन स्टेट से जंग की बात कही। पीयूष पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। अब जाहिर सी बात है, जब बात फाइट अगेंस्ट द स्टेट पे आ गई है तो बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखे शब्दों का हमला किया है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया में लिखा कि कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके ही नेता ने उजागर कर दिया। मैं राहुल गांधी की इस साफगोई की तारीफ करता हूं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का अर्बन नैक्सस और डीप स्टेट के साथ करीबी रिश्ता है, जो भारत को बदनाम करना और नीचा दिखाना चाहते हैं। अगले पोस्ट में उन्होंने ये लिखा कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को बढ़ावा देने का रहा है जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों का जो विश्वास है उसको धोखा देना है। लेकिन भारत की जनता समझदार है। यानी कि एक बार फिर से जो उंगली उठाई गई वो इस बात को लेकर है कि क्या आप देश के विरोधी हैं। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी का भारत तोड़ो एजेंडा कैसे बताया, सुनिए। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए हैं। वो देश से लड़ रहे हैं, वो भारत और भारत के राज्य से ही लड़ रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और सोरोस द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग बन चुका है। क्योंकि बार बार राहुल गांधी भारत तोड़ो के एजेंडे पर चलते हैं। देखिए, राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। वो तो भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। कांग्रेस जवाब में क्या कहा? पवन खेड़ा ने जेपी नड्डा की पोस्ट के जवाब में कहा कि गांधी जी की विचारधारा और भारत को अत्याचारी ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने वाली विचारधारा को आप सड़ा हुआ कह रहे हैं। इससे ज्यादा सड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। रॉटन सीक्रेट सोसाइटी का समय समाप्त हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, जिस विचारधारा ने अंग्रेजों से लड़ाई की और उन्हें भारत से बाहर निकाला, वो उन लोगों के लिए हमेशा सड़ती रहेगी जिन्होंने माफी पत्र लिखा और ब्रिटिश जासूस के रूप में काम किया। जो जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा हो रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग है, उसके बारे में उन्होंने वो बातें कही। तो उसका तो एज ए अपोजिशन लीडर विरोध करना ही चाहिए। अपोजिशन में हम लोग काम करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा हो और उस पर आवाज़ नहीं उठे तो ऐसा कैसे हो सकता है प्रजातंत्र में, जमहूरियत में। देश प्रेम और देशद्रोह की ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम राहुल गांधी नहीं है। पिछले महीने की 25 तारीख को कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को भी देश विरोधी कहा। इसके बाद 4 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया कि वो 5 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि वो केजरीवाल को एंटी नेशनल क्यों कहते हैं। पिछली बार 2 मुख्य बातें मैंने कही थी। मैंने कहा था कि इसका नाम केजरीवाल नहीं, इसका नाम फर्जीवाल होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा था कि ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अगले दिन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि क्यों उनको देश विरोधी बताया जा रहा है, वो तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, कैंसिल हो गई। राहुल गांधी ने अपने सीलमपुर की रैली में अजय माकन को अपने साथ मंच पे ना रख के शायद इस बयान से दूरी बनाने की कोशिश भी की हो। लेकिन संयोग की बात है कि अगर हम 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव को याद करें तो वहां किसी अजय माकन ने नहीं, राहुल गांधी ने ही इशारों में केजरीवाल को एक तरीके से एंटी नेशनल बताया था। कांग्रेस पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। यह सच्चाई है।